हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फेमस पोएम को जिसका नाम है ट्रीज़। एमिली डिकिंसन की ये पोएम है जो कि एक फेमस अमेरिकन पोइटस थी। इस पोएम में टोटल 7 स्टैंजाज हैं और ईच स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। बेसिकली ये पोएम बहुत इजी है और इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगी। अब इस पोएम में होता क्या है कि पोइटस बाहर नेचर में घूमने के लिए निकलती हैं गर्मियों के दिनों में, और वो नेचर की खूबसूरती को ऑब्जर्व करती हैं और उसी के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। तो बेसिकली पोएम की थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर। तो पोएम के बारे में सभी बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ ही शुरू करते हैं पोएम के टेक्स्ट को। फर्स्ट लाइन है द ट्रीज लाइक टैशल्स हिट एंड स्वंग। यहाँ पर एक वर्ड है टैशल्स। पहले हम इसको समझेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टैशल्स इस तरीके की लटकनों को कहते हैं जो कि आपने अक्सर देखी होंगी। ये औरतों के कपड़ों और राखी वगैरह में लगाई जाती है। ये अपने लाइट वेट के कारण हवा में झूलती रहती हैं और आपस में टकराती रहती हैं। तो पोइटस कहती हैं कि ट्रीज टैशल्स की तरह हवा में झूल रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं। There seemed to rise a tune from miniature creatures accompanying the sun। कि नेचर में बहुत से छोटे छोटे इंसेक्ट्स आवाज़ कर रहे हैं और इनकी आवाज़ सुनने में एक ट्यून की तरह लग रही है। मिनिएचर क्रिएचर्स का मतलब है छोटे छोटे इंसेक्ट्स। अकम्पनिंग द सन, और क्योंकि ये गर्मियों के दिन हैं तो ये इंसेक्ट्स अपनी इस अच्छी आवाज़ से सन को कंपनी दे रहे हैं। फार साल्ट्रीज ऑफ समर एंड्योरिंग द ईयर। बेसिकली साल्ट्रीज का मतलब होता है होली सॉन्ग, मतलब भजन। लेकिन यहाँ पर साल्ट्रीज का मतलब है गर्मियों के गीत, मतलब हवा के चलने की आवाज़, इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बोलने की आवाज़, ये सब। तो पोइटस कहती है कि ये गर्मियों के गीत हमारे कानों को अच्छे लगते हैं, उन्हें आराम देते हैं। एंड्योरिंग का मतलब है अच्छा लगना। They never yet did satisfy remotest when most fair। और ये सब साउंड्स हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक बार सुनने पर ही इन आवाज़ों से हमारा दिल भर जाए, बल्कि इन आवाज़ों से, मतलब ये जो साउंड्स हैं नेचर की, मतलब हवा के चलने की आवाज़, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बोलने की आवाज़, ये आवाज़ हमारे कानों को इतनी अच्छी लगती है, हमें इतना आराम देती है कि हमें एक बार सुनने पर इनसे दिल नहीं भरता और हमें बार बार इन आवाज़ों को, इन साउंड्स को सुनने का मन करता है। वैन मोस्ट फेयर, और ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा पोइटस अपनी तरफ से कह रही हैं। द सन शॉन होल एट इंटरवल्स। होल का मतलब होता है पूरा, कि सन कुछ इंटरवल्स में ही हमें पूरा आसमान में चमकता हुआ दिखता है। मतलब सन थोड़ी देर चमकता है, फिर थोड़ी देर बादलों के पीछे छिप जाता है, फिर चमकता है, फिर बादलों के पीछे छिप जाता है। देन हाफ देन अटर हिड, और कभी कभार वो आधा आसमान में चमकता है और कभी कभार पूरा ही बादलों के पीछे छिप जाता है। मतलब पोइटस कहना चाहती है कि ये गर्मियों के दिन हैं और सन की ये सब एक्टिविटीज़ हमें दिखाई देती हैं। कभी सन पूरा हमें चमकता हुआ आसमान में दिखाई देता है, कभी आधा, और कभी वो पूरा ही बादलों के पीछे छिप जाता है। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, और देखने में ऐसा लगता है कि सन ने इन सब एक्टिविटीज़ के लिए अपने आप को ऑप्शन बनाया हुआ है। एंड हैड ई स्टेट्स ऑफ ए क्लाउड, और ऐसा लगता है कि जैसे बादल सन की प्रॉपर्टी हो। ई स्टेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी या जागीर। तो पोइटस कहना चाहती है कि जब सन ये सब एक्टिविटीज़ करता है, कभी आधा चमकता है, कभी पूरा छिप जाता है, कभी पूरा चमकता है, तो ये सब एक्टिविटीज़ जब सन आसमान में हमें करता हुआ दिखाई देता है गर्मियों के दिनों में, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे के पूरे बादल सन की प्रॉपर्टी हो और वो अपनी मनमर्जी से ऐसा कर रहा हो। सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम एटर्नली फ्रॉम व्यू, और देखने में ऐसा लगता है कि ये बादल सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं सन को हमेशा के लिए छुपाने के लिए। मतलब आसमान में गर्मियों के टाइम पर इतने ज़्यादा बादल होते हैं कि वो ईजिली सन को हमेशा के लिए छिपा सकते हैं।
एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो। ऑर्चार्ड्स का मतलब होता है बगीचे, और यहाँ पर विम का मतलब है जिम्मेदारी। कि सन चाहे तो बादलों के पीछे हमेशा के लिए रह सकता है, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बाहर निकले और बगीचों को उगाए। मतलब पेड़ पौधों को खिलने के लिए सन की रोशनी की ज़रूरत होती है, और ये सन की जिम्मेदारी होती है कि वो वक्त वक्त पर निकले और उन्हें सनलाइट दे। तो पोइटस कहना चाहती है कि सन चाहे तो इजीली हमेशा के लिए बादलों के पीछे रह सकता है, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बाहर निकले और बगीचों को उगाए, इसलिए वो हमेशा के लिए बादलों के पीछे नहीं रह सकता। अब इस पैराग्राफ में पोइटस बताती है कि गर्मियों के दिनों में बर्ड्स और इंसेक्ट्स कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं। ए बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, कि एक बर्ड केयरलेसली फेंस के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब बाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तारों की जो बाउंड्री की जाती है उसे फेंस कहते हैं, और बाड़ भी उसे ही कहते हैं। वन गॉसिप्ड इन द लेन, और एक बर्ड गली में गॉसिप कर रहा है, मतलब आवाज कर रहा है। पक्षियों की गॉसिप्स मतलब चहचहाने की आवाज, और लेन का यहाँ पर मतलब है गली। कि एक बर्ड केयरलेसली फेंस पर बैठा हुआ है और एक बर्ड गली में चहचहा रहा है। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड ए स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन, और एक स्नेक मंत्र मुग्ध होकर एक पत्थर के चारों तरफ गोला बनाकर बैठा हुआ है, और सन की रोशनी से वो सिल्वर की तरह चमक रहा है। यहाँ पर चार्म्ड का मतलब है मंत्र मुग्ध होना। मतलब पोइटस कहना चाहती है कि गर्मियों के दिनों में जो सन की रोशनी होती है, जो चमक होती है, उससे स्नेक मंत्रमुग्ध हो गया और फिर वो एक पत्थर के चारों तरफ गोला बनाकर बैठ गया, मतलब वो पत्थर के चारों तरफ लिपट गया। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट ए कैलिक्स, कैलिक्स का मतलब होता है फ्लावर के नीचे का ग्रीन पार्ट जिसमें से फ्लावर निकलता है। कि सन की रोशनी आने पर फूल अपने कैलिक्स को चीर करके, उसे फाड़ करके बाहर निकलते हैं, मतलब खिल जाते हैं। स्लिट का मतलब है फाड़ना, चीरना। एंड सोड अपॉन ए स्टेम, और अपने तने पर, अपने स्टेम पर वो फूल फिर लहराते हैं। यहाँ पर सोड का मतलब है इधर उधर हवा में झूमना। लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स स्वीट होइस्टेड विथ स्पाइसेस इन द हैम, और जब ये फ्लावर्स अपने कैलिक्स में से बाहर निकलते हैं और चमकते हैं, खिलते हैं, तो ये देखने में उन फ्लैग्स की तरह लगते हैं जिन्हें कभी भी फहराया ना गया हो, और पहली बार होइस्ट करने पर वो बहुत स्वीट और अच्छे लग रहे हों। यहाँ पर हिंडर्ड फ्लैग्स का मतलब है वो फ्लैग्स जिन्हें कभी भी होइस्ट ना किया गया हो, जिन्हें कभी भी फहराया ना गया हो। विथ स्पाइसेस इन द हैम, और साथ ही ये फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ों में से भी खुशबू आती है। यहाँ पर स्पाइसेस का मतलब है खुशबू, गंध, और हैम का मतलब है रूट्स, जड़ें। ट्वास मोर आई कैन नॉट मैंशन, कि इससे ज़्यादा मैं मेंशन नहीं कर सकती। मतलब पोइटस कहना चाहती है कि मेरे पास नेचर के बारे में इतना सब कुछ है कि इतना सब कुछ मैं यहाँ पर मेंशन कर ही नहीं सकती। हाउ मीन टू दोज दैट सी वेंडिकेज ए डेलिनिएशन ऑफ नेचर्स समर डे। अब यहाँ पर एक बात जानने लायक है। वेंडिके बहुत समय पहले एक पेंटर थे, और ऐसा माना जाता था कि उनकी पेंटिंग्स देखने में बहुत रियल लगती थी, और उन्होंने समर डे के ऊपर भी एक पेंटिंग बनाई थी। तो पोइटस कहती है कि उन लोगों के साथ कितना गलत हुआ है जो मानते हैं कि वेंडिके की समर डे की पेंटिंग बहुत रियल है, क्योंकि नेचर की इतनी खूबसूरती को एक कागज़ के टुकड़े पर कभी उतारा ही नहीं जा सकता। बेसिकली पोइटस कहना चाहती है कि चाहे कोई कितना ही अच्छा पेंटर क्यों ना हो और कितनी अच्छी पेंटिंग्स वो क्यों ना बनाता हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेचर की पूरी ब्यूटी को, पूरी खूबसूरती को कागज़ के एक टुकड़े में, एक पेंटिंग में समाया जा सकता हो। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो रियल है वो रियल है, और पेंटिंग कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो रियलिटी में हम नेचर में देखते हैं। तो ये थी हमारी आज की पोएम ट्रीज़ बाय एमिली डिकिंसन। आई होप पोएम आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लिटरेचर विद नेहा को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।